नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 चुनावी माहौल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे ताजा और गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और नागरिकों की अपेक्षाओं पर। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। बीजेपी मिशन 2024 को लेकर लगातार मुहिम तेज करती जा रही है। बता दें कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी के सभी मोर्चे विपक्षियों से मुकाबले के लिए डट गए हैं। पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने पर फोकस है। बीजेपी की लोकसभा के लिए क्या तैयारी है, किस रणनीति पर प्रचार किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी का मिशन 2024। मिशन 2024 में लगे बीजेपी के सभी मोर्चे, करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाने पर फोकस। महिला मोर्चा की लगातार बढ़ रही सक्रियता। युवा मोर्चा को 1 करोड़ युवकों को नमो वॉरियर्स बनाने का जिम्मा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी बीजेपी ने वैसे तो पूरे संगठन पदाधिकारियों और नेताओं को जिम्मा दिया है। साथ ही बीजेपी ने अपने सभी 7 मोर्चों को लोगों को जोड़ने का बड़ा दायित्व सौंप रखा है। पार्टी नेतृत्व ने मोर्चों को आउटरीच प्रोग्राम चलाकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनमानस तैयार करने का दायित्व अपने सभी मोर्चों को सौंपा है। बता दें कि जनसंपर्क और लोगों को पार्टी से जोड़ने के क्रम में बीजेपी ने युवा मोर्चा और महिला मोर्चा पर दांव लगाया है। बीजेपी युवा मोर्चा को 1 करोड़ युवकों को नमो वॉरियर्स बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। अब युवा मोर्चा पूरे देश में 1 करोड़ नमो वॉरियर्स जोड़ेंगे। युवा मोर्चा अलग अलग हिस्सों में 2 युवा सम्मेलन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार सक्रिय। आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को 25 लाख नमो मित्र बनाने का लक्ष्य दिया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 10,000 स्नेह संवाद आयोजित कर रहा है। साथ ही बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा पर 25,000 लोगों के साथ 2 बड़े अल्पसंख्यक महाधिवेशन आयोजित करने की जिम्मेदारी है। जबकि लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी एसएससी मोर्चा 2 बड़े महाधिवेशन करेगा। इस दलित अधिवेशन में 25,000 से अधिक लोगों को बुलाने का टारगेट है। एसएससी मोर्चा का देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 1 लाख दलित बस्तियों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया है। पार्टी दलित बस्ती संपर्क और संवाद चलाकर एसएससी वर्ग के बीच अपनी पैठ को मजबूत बना रही है। इसके साथ ही बीजेपी एसएससी मोर्चा देश भर के करीब 10,000 हॉस्टल पहुंचकर इन छात्रावास में दलित युवा संवाद कार्यक्रम चला रहा है। बता दें कि एसटी मोर्चा को देश के अलग अलग हिस्सों में 2 बड़े जनजातीय महाधिवेशन आयोजित करने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा को भी 3 तरह के कार्यक्रम चलाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके तहत बीजेपी किसान मोर्चा 25,000 किसानों के साथ देश में 2 बड़े किसान महाधिवेशन आयोजित कर रहा है। इसके अलावा किसान मजदूरों यानी भूमिहीन किसानों के साथ बीजेपी किसान मोर्चा महासंपर्क अभियान चलाने में जुटा हुआ है। साथ ही देश के अलग अलग 1 लाख गाँव तक पहुँचने और वहां ग्राम परिक्रमा और प्राकृतिक खेती प्रचार अभियान चलाने का निर्देश भी किसान मोर्चा को दिया गया है। इसी प्रकार बीजेपी ओबीसी मोर्चा भी 2 बड़े ओबीसी महाधिवेशन कर रहा है। 25,000 से अधिक पिछड़े समूह के लोगों को प्रत्येक अधिवेशन में शामिल करने पर जोर है। यूथ को बूथ से जोड़ने का बड़ा टारगेट। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में यूथ को बूथ से जोड़ने के लिए भाजपा ने सबसे बड़ा टारगेट रखा है। अपने चुनाव प्रचार अभियानों में भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस युवा वोटर्स को साधने पर है। युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है कि कॉलेजों से लेकर विश्वविद्यालयों तक 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाया जाए। साथ ही यूथ को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर पार्टी द्वारा किए गए कामों को बताएं। यूथ को बूथ से जोड़ने के लिए भाजपा यूपी में 35,000 युवा चौपाल लगाएगी। इन चौपालों का आयोजन हर विधानसभा संसदीय सीट से लेकर
गांवों, ब्लॉकों, जिला लेवल पर होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। पूर्वी दिल्ली सीट राजधानी की नब्ज मानी जाती है। भीड़ भरे रास्ते और इलाके यहां की पहचान है। टूटी फूटी सड़कें और कूड़े के ढेर खास मुद्दे हैं, जबकि बेरोजगारी और महंगाई पर जनता मुखर है। यहाँ पार्किंग की कमी है, जहाँ ये पुरानी समस्या है। वहीं रिहायशी इलाकों में की सुरक्षा का मुद्दा भी छाया हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी दिल्ली को लोग जमुना पार भी कहते हैं। शहर की आबादी का 20% हिस्सा इसी इलाके में बसता है। भीड़ भरे रास्ते, भीड़ भरे इलाके, टूटी फूटी सड़कें और कूड़े के ढेर जैसे अनगिनत मुद्दे हैं जो यहाँ रहने वालों की जुबान पर हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा है मेन है आजकल जो बेरोजगारी है, मेनली महंगाई है। वैसे राजनीतिक मुद्दे तो दुनिया भर के हैं, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उस पर इलेक्शन होना चाहिए। और यही बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों की शिकायत है कि पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़ अक्सर घातक हादसों की वजह बनती है। सबसे पहला बात तो रोड का हालत बहुत खस्ता हाल है। इतने बुरे हैं कि बरसात आते ही गड्ढे पानियाँ उसमें घुस जाती हैं। बाइक तक हद तो इतना है कि नाले में बाइक तक गिर गए। कई आदमी के बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। तो इनसे पहली निजात होनी चाहिए। दूसरी चीज़, किसी तरह की सुरक्षा नहीं है किसी भी कास्ट को, ना मुसलमान को है, ना वो ST SC को है, समझे, और ना समझे किसी और भी आदमी का कभी भी कुछ कांड होने को कुछ भी हो सकता है। पार्किंग की कमी यहाँ रहने वालों की पुरानी सिरदर्दी है। एक और बड़ी समस्या रिहायशी इलाकों की असुरक्षा है। एक तो रोड्स बहुत टूटी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या जो लोग फेस कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स की। स्ट्रीट डॉग्स इतने ज़्यादा तादाद में हो गए हैं कि बस उनको तो घर से निकलना भी डर लगने लगा कि रात के टाइम। और प्लस साथ में रोड्स टूटी हुई हैं, प्लस साथ में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो एक मल्टी लेवल पार्किंग हम चाहते हैं कि जब कोई अब नया MP बन के आए तो मल्टी लेवल पार्किंग जरूर बनाए। तो अब यही हमारी मतलब एक अपने जनप्रतिनिधियों से और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्री त्योहार के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, पार्क्स को मेंटेन करें, स्ट्रीट डॉग्स का कुछ इलाज करें जिससे स्ट्रीट डॉग्स की तादाद कम हो, और साथ में अपना रोड्स नहीं बने। जैसे हमारा क्षेत्र है लक्ष्मी नगर, ये एजुकेशन हब बन चुका है। तो यहाँ पे लोगों ने अपने मकान बेच के या बिल्डरों ने बहुत सारे फ्लैट्स बना दिए हैं, हॉस्टल्स बन गए हैं, जिसमें हमारा उनसे ऑब्जेक्शन नहीं है कि हॉस्टल ना बनाए या उनको कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम ये है कि उनके प्रति जो हम लोग जेन्युइन लोग बहुत पुराने से रह रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी पे इफेक्ट आ रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद जाम नालियों की सफाई नहीं होती है, जिसका नतीजा बारिश के दिनों में सड़कों पर उठते पानी के रूप में देखने को मिलता है। क्षेत्र में देखिए, फिलहाल तो जो है पॉलिटिकल पार्टी तो जो है बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन समस्या जो है वो बिल्कुल जस की तस वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। आप कूड़ा देख लो, कूड़ा पड़ा हुआ है। आप नालियाँ देख लो। मैंने कल भी एक कंप्लेंट की है अभी उसी इलाके की। अभी मेरे पास वीडियो है, अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ। नालियाँ ऐसी भरी पड़ी हैं। सीवर है, सीवर वैसे ही जाम पड़े हुए हैं। अभी सीवर सफाई का काम उन्होंने जो है 15 के चौक पे करना चालू करा है। वहाँ पर देख लीजिए इतना रश रहता है, जाम रहता है कि कोई उस जाम को खुलवाने वाला भी नहीं है। वहीं हम आस पड़ोस के लोग मिलकर उस जाम को खुलवाते हैं। रोड डेली का वो है। इलाके में जो समस्या है वो दिल्ली सरकार की वजह से, तो दिल्ली सरकार उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रही। जैसे हमारे विधायकों का फंड पूरा ना आना, उनके जो समय पर जो बिल हैं वो पास ना होना, ये इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। ये तो समस्याएं बिजली पानी की तो रहती हैं ही उसमें। बाकी और जो जैसे अभी कैमरे लगे थे वो सारे वो कैमरे द्वारा बंद कर दिए गए हैं। और बहुत सारी समस्याएं, अगर समस्याएं देखोगे बिजली पानी की तो है ही, और समस्याएं काफ़ी रहती है यहाँ पर। पूर्वी दिल्ली जिला यमुना नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। लोकसभा में यहाँ की नुमाइंदगी बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर करते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव अप्रैल मई में होने के आसार हैं।
और 24 के चुनावी माहौल में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। राजस्थान की शेखापट्टी के लोगों की सियासी दलों से बहुत उम्मीदें हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में मुद्दों का शोर साफ सुनाई दे रहा है। शेखावाटी रीजन की खास सियासी तासीर, शेखावाटी में झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना जिले में क्या है सियासी माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर पूर्वी राजस्थान के शेखावटी रीजन की खास तासीर है। सेमी एरिड इलाके की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। यहाँ के लोग सेना में बहुतायत से हैं। इसके अलावा यहाँ अच्छे शिक्षा संस्थान भी हैं। शेखावटी में झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना जिले पड़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के आसार हैं। चुनाव से पहले यहाँ के लोगों ने कई मांग रखी हैं। ज्यादातर लोगों की मांग सैनिक परिवारों के लिए बेहतर सेना अस्पताल और सेना कैंटीन बनाने की है। लोग चाहते हैं कि सेना में शामिल होने वाले युवाओं की ट्रेनिंग के लिए यहाँ अकादमी खोली जाए। कैंटीन, CIT कैंटीन या ई-क्षेत्र हॉस्पिटल यहाँ बढ़नी चाहिए। खेतरी तहसील में काफ़ी दिन से जहाँ सब फौजी, हर घर घर में फौजी हैं, शहीद वगैरह वैसे भी हैं। यहाँ बहुत समस्या हो रही है, इमरजेंसी के लिए दूर जाना पड़ता है। हालांकि खेती यहाँ की आबादी के आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन सेमी एरिड रीजन में पानी की भारी परेशानी है। पानी की समस्या का हल निकालने के अलावा लोगों ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग भी उठाई है। यहाँ का किसान कई वर्षों से नहर के पानी के लिए संघर्षरत है और उसका समझौता 1994 में 5 मई 1994 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री पद्म श्री शीशराम भोड़ा के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें शेखावाटी को 1917 क्यूसेक जल मिलना था। 30 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक उस समझौते के ऊपर सरकारों ने अमल नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में मतलब जो कम अनाज पैदा होता है और उसमें भी भाव ढंग से नहीं मिले तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट बनता है। ऐसी स्थिति में सरकारों को चाहिए था कि नीतियां है वो खेती को ज्यादा मजबूत करने की तरफ ध्यान दिया जाता, लेकिन चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, आज तक सरकारों की जो नीतियां हैं वो मतलब किसानों पर कम और उद्योगपतियों की तरफ कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां ज्यादा रही हैं। हाल में हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारा समझौता हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि इस समझौते से जल्द पानी की समस्या दूर होगी। राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो DPR बना है उसमें मतलब लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा और किसानों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो नौकरी की तलाश में लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको अपने ही क्षेत्र में मतलब दोनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बैठे और इस विषय पर सहमति बनी कि हम शेखावाटी क्षेत्र को पानी देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना पर अब आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, स्वागत योग्य चीज है कि हम दो कदम आगे चले हैं। दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में OMU हुआ है, परंतु उस OMU में जो शेखावाटी को मिला हुआ समझौते में 1917 क्यूसेक जल था, उससे आधा जल भी नहीं दिया गया है। तो किसान अभी इस मुद्दे को, आंदोलन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की शिकायत है कि बिजली की कम आपूर्ति से सिंचाई प्रभावित होती है। वे चुनावों से पहले बिजली सप्लाई में सुधार चाहते हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट हैं। सारी सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली NDA के खाते में गई थी। उस चुनाव में गठबंधन को 60% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर विदर्भ रीजन की जनता चर्चाओं में मशगूल है। नागपुर की जनता के मन में बहुत कुछ है जो जरा सा कुरेदने पर भावनाओं के रूप में बाहर आ जाता है। बता दें कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। नागपुर से नितिन गडकरी मौजूदा सांसद हैं, जबकि डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। इस शहर से कई मशहूर लोग राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बने हैं। नागपुर से मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं। नागपुर महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन का हिस्सा है। यहाँ लोगों की कई शिकायतें हैं। शिकायतों की सूची में बेरोजगारी सबसे ऊपर है। यहाँ पे तो सर सबसे बड़ा मुद्दा, मैं युवा होने के कारण मुझे तो लगता है कि रोजगार के ऊपर बात होनी चाहिए। रोजगार के ऊपर यहाँ कोई बात नहीं होती है। जो रोजगार अवेलेबल है यहाँ नागपुर में, वहाँ पे बाहरी राज्यों से आए हुए लेबर्स का अतिक्रमण है। देवेंद्र फडणवीस इन्होंने तो कहा था कि हम जो नागपुर दक्षिण पश्चिम है उस एरिया में जो आने वाले युवा है उनको बहुत अच्छा रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन अभी पिछले महीने उन्होंने रोजगार मेला लिया, लेकिन उसमें भी 10 से 12 हज़ार लोगों में से सिर्फ गिनती के 500 या 600 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। विदर्भ में लंबे समय से अलग राज्य की मांग की जा रही है। ज्यादातर राजनीतिक दल मांग के समर्थन में हैं, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। इसका गुस्सा यहाँ के लोगों में साफ झलकता है। विदर्भ की मांग जो 119 साल से चल रही है, जब 2014 में राज्य और केंद्र में हमारी सरकार आएगी ऐसा बीजेपी के नेताओं ने कहा, लिख कर दिया, और आज वो पलट रहे हैं। और ऐसे में वो विदर्भ राज्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ राम मंदिर की बात कर रहे। वे दूसरे प्रश्नों पे बातचीत चल रही है, पर विदर्भ के युवाओं के बारे में, विदर्भ के किसानों के बारे में ये कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। वर्धा में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी अहम भूमिका रही है। वर्धा लोकसभा रीजन में लोगों की आजीविका मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। उनकी चिंताओं में विकास की कमी के अलावा दूसरे मुद्दे भी हैं। वर्धा हा एक ग्रामीण मतदारसंघ आहे। इथे विशेष शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे। सर्व लोकांचं जीवनमान शेतीवर आहे, त्याच्यामुळे मुख्यतः मला असं वाटतं की शेतीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण शेती करणं फार जिकिरीचं काम झालेलं आहे। पहिला प्रश्न आहे की जंगली जनावरांचा त्रास, दुसरा आहे सिंचनाचा, पाणी क्षमता असूनही पूर्ण क्षमतेने सिंचन होत नाही, पाणीपट्टी 10 पट वाढलेली आहे, शेतकरी ते भरू शकत नाही, असे अनेक प्रश्न आहे। पीक विम्याचा प्रश्न आहे, तो फार किचकट आहे, त्याच्याबद्दल जागृती व्हायला पाहिजे। वर्धा शहरात ट्रॅफिक इतकं वाढलेलं आहे, त्याकडेही कोणाचं लक्ष नाही। त्याच्यासाठी बजाज चौक ते शिवाजी चौकापर्यंत एक ओव्हरब्रिज करायला पाहिजे होता, जेणेकरून ट्रॅफिकला वर्धा शहरातल्या नागरिकांना समाधान झालं असतं आणि अपघाताचं प्रमाण कमी झालं असतं। अकोला में खराब सड़कों और शिक्षा के कमजोर बुनियादी ढांचे की शिकायतें हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी है। अकोला सीट पर 2004 से बीजेपी का कब्जा है। यहाँ सबसे ज्यादा जो दिक्कत है बेरोजगारी की, उसके बाद यहाँ के ये तालुका और ये जिले के पूरे रास्ते खराब है। अकोट तालुका से जो अकोला जिले तक जोड़ने वाला रास्ता है, वो रास्ता कम से कम 10 साल से चालू है, पूरा रास्ता खराब है। सभी खेड़ों पे जाने वाले तालुका से जोड़ने वाले रास्ते हैं, वो पूरे रास्ते खराब है। उसके बाद जो यहाँ पे पीने की पानी की समस्या है, वो बहुत ही खराब पानी की समस्या है। हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए सबको पूना जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, और यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा स्किल जो होना चाहिए था, वो केंद्र सरकार से जो भी आने वाला था वो कुछ भी नहीं आया है। 10वीं 11वीं 12वीं तक यहाँ तक पढ़ सकते हैं, इसके अलावा हमारे अकोला जिले में ज़्यादा है ही नहीं। भंडारा गोंदिया सीट से कई प्रमुख नेता चुने गए हैं। इनमें 2009 में अविभाजित एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और 2014 में बीजेपी के टिकट पर नाना पटोले शामिल हैं। नाना पटोले अब राज्य कांग्रेस प्रमुख हैं। ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई भी पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करती। अभी चुनाव के बारे में लोगों में क्या एक प्रकार से नाखुश है लोग, यानी चुनाव आते हैं बार बार, हर 5 साल में आते हैं, लेकिन जो जनता के जो प्रश्न है वहाँ के वहीं रह जाते हैं। जैसा अभी महंगाई का प्रश्न है, बेकारी का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रश्न है, ये सब इतने आसमान पर पहुँच गए हैं कि आम जनता को कैसे अपना घर चलाना, कैसा अपना व्यवहार करना, कैसा चलना फिरना घूमना, ये भी एक
बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। वंदे मातरम ट्रेन में आज कौन आम आदमी बैठ सकता है क्या? किसान बैठ सकता है क्या? एक क्षेत्र का महाराष्ट्र का कोई किसान वंदे मातरम ट्रेन में सफर कर सकता है क्या? कोई हवाई जहाज से सफर कर सकता है क्या? उसकी आमदनी नहीं है उतनी। गरीबों को लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कई लोग कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। फुटपाथ पे बैठे भैया, अब धुंधे पानी उतने होते नहीं, इसलिए अतिक्रमण आते हटाते रहते हर समय, तो घड़ी घड़ी उठाना पड़ता है। ठेले लगाते उसको उठाना पड़ता है और वो टूट फूट भी हो जाते हैं। रोजी रोटी देने वाला हो ना कोई धंधे फुटपाथ पे बैठे उसको, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। कोई सुविधा नहीं मिल रही है ना। मैं बता रहा हूँ, नागपुर में भी गया मैं, नागपुर में मिलेगा मेरे को बैटरी वाला रिक्शा, वहाँ पर भी उन्होंने इनकार कर दिया, बोले नहीं आपके नाम से चढ़ा हुआ है रिक्शा बोले। तो मैंने जब सामान नहीं उठाया तो कहाँ से मेरे नाम पे सामान चढ़ गया। विदर्भ रीजन में 10 लोकसभा सीट हैं। इनमें नागपुर, वर्धा, अकोला और भंडारा के अलावा नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिला शामिल है। हालांकि वहां अब नक्सली असर कम हो रहा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और कपास उगाने वाली रीजन की 10 सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।